Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 4.2 of Major 1 Political Science, that is J.S. Mill, views on representative democracy and gender equality. तो इस वीडियो में हम 4.2 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जॉन स्टर्ट मिल के व्यूज़ को डिस्कस करेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर उनके क्या व्यूज़ थे और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर उनके क्या व्यूज़ थे। तो सबसे पहले जो जॉन स्टर्ट मिल हैं, पिछली वीडियो में हमने इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन के बारे में पढ़ लिया था। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एसे ऑन लिबर्टी। इन्होंने लिबर्टी के ऊपर एसे लिखा था और इसमें इनका मेन कंसर्न किसके ऊपर था? पैशन किसके लिए था? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए। देखो लिबर्टी नाम से पता चल रहा है इनका एसे ऑन लिबर्टी जो है वो किसके लिए पैशन शो करेगा? थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए। सेकंड, इसके बाद इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे लिखा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे इन्होंने क्यों लिखा? ये चाहते थे, इनका मेन कंसर्न था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना और मोर रिस्पॉन्सिबल बनाना गवर्नमेंट को। और ये चाहते थे कि जो एजुकेशन पे जो स्टेट है वो एक बेटर जो स्टेप्स लेके आए, इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव करे और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज के लिए लॉ भी अच्छे लाए। तो ये इनका मेन मोटिव यही था कि स्टेट जो है वो एजुकेशन के स्फीयर में काम करे, इकोनॉमिक लाइफ में काम करे और फैक्ट्री लॉ के रिलेटेड कुछ काम करे। और उसके बाद मिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर क्या व्यूज था? तो इनके अकॉर्डिंग हर स्टेट जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स कंट्रीज का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ का नहीं होता है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आता है? मीटिंग से। कन्वेंशन होता है मीटिंग। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किससे आया? मीटिंग्स। जो मीटिंग्स में कोई लॉ इन्होंने पास किया, फिर उनको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। कन्वेंशन या फिर कस्टम से कोई लॉज बनते हैं, तो कुछ कंट्रीज का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो वो किससे आता है? कन्वेंशन, मीटिंग से आता है। बाद इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है ऑर्डिनरी मैन से। जो ऑर्डिनरी मैन है वो काम करते हैं और फंक्शन करती है गवर्नमेंट प्रॉपर्ली, जब ऑर्डिनरी मैन जो है वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया जा सकता है, बट सबसे पहले फर्स्ट जो लोग हैं वो लोगों में ये होना चाहिए, हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट करना है। सेकेंड में उन्होंने बोला कि वो विलिंग तो होने चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, बट वो एबल भी होने चाहिए उसको कीप इट स्टैंडिंग, उसको बरकरार रखने के लिए। उनको नेसेसरी है कि वो एबल हो, योग्य हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखे, कीप इट स्टैंडिंग रखे। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? इन्होंने बोला कि वो एबल है, चलो मान लिया वो स्टैंड करने के काबिल है, विलिंग भी है, वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आए, बट उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी कि वो फुलफिल कर सकेंगे उनके पर्पसेस को, वो लॉज जो है वो मेंटेन कर सकेंगे, उसके लिए उन्हें क्या क्या रिक्वायर होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स जो है वो बताए हैं कि पहले लोग जो है वो विलिंगली एक्सेप्ट करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको विलिंगली एक्सेप्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि वो विलिंग है तो वो एबल भी होने चाहिए उसको कीप इट स्टैंड रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखने के लिए। और फिर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला अगर वो एबल भी है बरकरार रखने के लिए और विलिंग भी है एक्सेप्ट करने के लिए, तो उन्हें क्या चाहिए होगा अपने पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। तो ये था इनका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब जो मिल है इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उन्होंने बोला बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी की है तो वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बट ये होनी चाहिए गवर्नमेंट इंटायर एग्रीगेट ऑफ द कम्युनिटी। इंटायर एग्रीगेट यानी माइनॉरिटी भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन में होनी चाहिए जितनी मेजॉरिटी है, ठीक है। इन्होंने बोला इंटायर एग्रीगेट होना चाहिए कम्युनिटी का। उसके बाद इन्होंने बोला जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, उसने सभी क्लासेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उन्होंने सभी क्लासेस को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी क्लास जो है वो लेफ्ट आउट नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लास जो है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। सारी क्लासेस को रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। और फिर उसके बाद जो मिल है वो फेवर में होता है किसके? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वही जिसमें सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उन्होंने बोला देखो मेजॉरिटी जो है वो रूल कर रही है, तो माइनॉरिटी के लोग जो है वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। माइनॉरिटी के लोग जो है क्या? पिछड़े हुए हैं, तो माइनॉरिटी को भी सामने लाना है, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए इसलिए सपोर्ट में है, वो बोलते हैं कि माइनॉरिटी को भी सामने लाना है और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल में होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रेंड होनी चाहिए, लोग जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट रूल होना चाहिए। ये था हमारा मिल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला डेमोक्रेसी के लिए डेंजर्स क्या है, क्या खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं जिसमें जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है और दोनों जो है वो इक्वल है। बट इन्होंने बोला जो डेमोक्रेसी है उसके लिए डेंजर्स, खतरा क्या है।
पहले जो मिल है ना, ये डिस्ट्रस्टफुल होते हैं डेमोक्रेसी के। डिस्ट्रस्टफुल मतलब इनको डेमोक्रेसी पे पूरा यकीन नहीं है। इन्होंने बोला देखो अगर मेजोरिटी जो है वो रूल कर रही है तो वो क्या हो सकती है, टायरेनिकल हो सकती है। टायरेनिकल क्या होता है, जब तानाशाही मतलब एक टाइप की क्रूरता आ जाती है, उसको बोलते हैं टायरेनिकल। तो इन्होंने बोला कि मेजोरिटी का रूल जो है वो क्या हो सकता है, टायरेनिकल हो सकता है और कलेक्टिव मेजोरिटी आ सकती है। इसका मीनिंग क्या है, देखो मेजोरिटी क्या होता है कि जब मॉडरेट क्वालिटी के पर्सन जो है वो रूल कर रहे हैं, मॉडरेट क्वालिटी के पर्सन जो है वो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि इसमें क्या होगा, जब ये कलेक्टिव मेजोरिटी होगी, जब कलेक्टिव जो मॉडरेट क्वालिटी के लोग हैं वो रूल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वहां पे क्या होगा, जनरल इग्नोरेंस होगी। जनरल इग्नोरेंस किसकी होगी, माइनॉरिटी की। और वहां पे क्या होगा, इनसफिशिएंट मेंटल क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि मेजोरिटी में क्या पता बंदे बहुत ज्यादा हों बट उनमें क्या पता मेंटल क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा ना हो जितनी माइनॉरिटी में हो। फिर उन्होंने बोला इनकैपेसिटी होगी इनमें। इनकैपेसिटी किस चीज के लिए होगी कि वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मेजोरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा कलेक्टिव मेजोरिटी। अब उसके बाद इन्होंने बोला डिफ्यूजन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। जो पावर है वो डिफ्यूज हो रही है, जैसे कि पार्लियामेंट में कुछ पावर डिफ्यूज होती है, कुछ कैबिनेट में होती है, कुछ सिविल सर्वेंट्स में होती है, कुछ मिनिस्टर्स में होती है। तो बहुत ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक यू कैन सी एक प्लेटफॉर्म में पावर जो है वो नहीं रहती है, बहुत ज्यादा हिस्सों में पावर जो है वो डिफ्यूज होती है, डिवाइड होती है। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है उसको इग्नोर किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी। तो ट्रू और फॉल्स डेमोक्रेसी है, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताए, एक बताया ट्रू डेमोक्रेसी, एक बताया फॉल्स डेमोक्रेसी। इनके अकॉर्डिंग फॉल्स डेमोक्रेसी क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक पर्सन, अंबानी का वोट भी एक है और किसी आम पर्सन, किसी गरीब का वोट भी एक ही गिना जाएगा। ये अंबानी रिच है तो उसके वोट जो है वो 10 वोटों के बराबर नहीं होंगे। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने उस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला फॉल्स डेमोक्रेसी क्या है, हर बंदा जो है उसका वोट जो है वो 1 गिना जा रहा है। नोबडी, किसी का भी वोट जो है मोर देन 1 नहीं गिना जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन टू काउंट फॉर 1 एंड नोबडी टू काउंट फॉर मोर देन 1। इस फॉल्स डेमोक्रेसी बोला कि ये कंसेप्ट सही नहीं है। उन्होंने बोला कि जो मोर इंटेलिजेंट पर्सन है उसको मोर वेटेज देनी चाहिए, जो मोर इंटेलिजेंट पर्सन है उसको मोर वेटेज मिलनी चाहिए, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, जॉन स्टर्ट मिल के अकॉर्डिंग। तो ये बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसको इक्वालिटी की कॉस्ट पे क्या कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसका जो एक वोट है वो 10 वोटों के बराबर होना चाहिए। इन्होंने बोला, इन्होंने फॉल्स डेमोक्रेसी किसको बोला कि वहां पे एक पर्सन के वोट को एक ही वोट मिलेगा। उन्होंने इसको क्या बोल दिया, फॉल्स डेमोक्रेसी बोल दिया। उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट, इसमें उन्होंने बोला पावर की मिसयूज भी हो सकती है। पर्सन्स को आपने मेजोरिटी में चूज किया है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए क्या पता किसी हद तक चले जाएं, तो पावर का क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है डेमोक्रेसी में। क्योंकि कुछ पर्सन्स ही हैं फ्यू जिनके पास पूरी पावर ग्रांटेड, क्या पता वो अपनी पावर कर ले, मिसयूज कर ले। तो ये थे हमारे डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं सेफ गार्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है वो बचेगी कैसी, वो ठीक कैसे रहेगी। पहले आता है हमारा राइट टाइप ऑफ एजुकेशन। अच्छे टाइप की एजुकेशन होगी तो मेन जो है वो अपनी एजुकेशन से बनते हैं, तो वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से मेंटेन होगी। तो राइट टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए राइट टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने बोला इटर्नल विजिलेंस टू प्राइस ऑफ लिबर्टी। इन्होंने बोला कि क्लोज अटेंशन देनी है लोगों को किसके, लिबर्टी के प्राइस के लिए, कि लिबर्टी जो है हमें उसके लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। हमें जो इतनी ज्यादा लिबर्टी मिली है, इंडिविजुअल लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिली है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके लिए कुछ तो कुछ प्राइस है। ऐसे हमें लिबर्टी नहीं मिलेगी। डेमोक्रेसी जो है उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस है, हमें उसको क्लोज अटेंशन देनी है कि लिबर्टी का जो प्राइस है वो नेसेसरी है, उसे हमें देखना है। हाँ, लिबर्टी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमने कीमत चुकाई है। उसके बाद 3rd पॉइंट आता है हमारा प्लूरल वोटिंग फॉर एजुकेटेड एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ड्यू वोट टू माइनॉरिटीज एंड इंटेलिजेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इन्होंने बोला कि जो एजुकेटेड लोग हैं या फिर माइनॉरिटी की जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनके जो वोट हैं उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा इक्वालिटी, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी क्या होता है, जब वीकर सेक्शन को कुछ थोड़ी ज्यादा एडवांटेज दी जाती है ऊपर उठाने के लिए एज कंपेयर टू हायर सेक्शन। जो हायर सेक्शन होती है उनके पास आगे थोड़ी होती है, बट जो वीकर सेक्शन है उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाता है, उनको थोड़ी सी हायर से हायर टाइप की
प्रोविजंस, हाई टाइप के प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देनी है, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। रूरल वोटिंग वही मैंने बताया, एजुकेटेड जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी और माइनॉरिटी के जो इंटेलिजेंट पीपल्स है उनके वोट ज्यादा होगी। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ओपन बैलेट। ओपन बैलेट क्या होता है कि जब ओपनली वोट हो, ऐसे होता है ना कि हम वोट करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया, बट ओपन बैलेट क्या होता है जब हम भाई हमारा इस पर्सन को वोट है तो वो होता है ओपन बैलेट। तो इन्होंने बोला कि वोटिंग वाई ओपन करनी है, कोई भी सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी, ओपन बैलेट होगा। सेफ ऑर्डर डेमोक्रेसी का यही फंडा है। उन्होंने बोला जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको कोई भी सैलरी नहीं देनी, राइट टू वोट फॉर वीमेन, वीमेन को वोट देने का पूरा हक है। उसके बाद उन्होंने बोला सेवंथ पॉइंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन करनी है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। मिल जो है, जॉन स्टर्ट मिल है, वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट 8 पॉइंट में इन्होंने बोला कि स्टेट जो है इसको एक्सपेंडिचर वेयर करना है इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो रिच पीपल हैं वे अफोर्ड कर लेते हैं लार्ज सम ऑफ मनी, एक हाई अमाउंट ऑफ मनी जो है रिच पीपल अफोर्ड कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी शेयर फोर्स से, अपनी मनी की फोर्स से है वो जीत जाते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं अपने पैसे की मदद से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो स्टेट है उसको पैसे का एक्सपेंडिचर लेना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन किसको लेना है? स्टेट को लेना है। तो ये आ गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर पॉइंट्स। सबसे पहले हमने वो पढ़ा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हमने डेंजर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा, देन सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी में क्या है, एक तो उन्होंने दिया था एसे लिबर्टी के ऊपर, एक उन्होंने दिया द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर। किसके ऊपर दिया? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो इसमें उन्होंने ज्यादा वीमेन को इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करवाई है। तो ये जो ऐसे है ना, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, इसमें क्या है? एंथुसियाज्म है। एंथुसियाज्म मतलब वीमेन्स को एक टाइप की खुशी मिलेगी, कोई उनके लिए बोल रहा है। हॉस्टिलिटी भी है। हॉस्टिलिटी यानी जो लोग हैं वो कुछ इसको यू कैन से इतनी फ्रीडम नहीं है देनी है, इतनी इक्वलिटी नहीं देनी है। ये चाहते हैं इक्वल राइट हो, जैसे कि मैन के राइट होते हैं उसी तरह वीमेन्स के भी इक्वल राइट हो। तो इसके ऊपर क्रिटिक्स क्या होते हैं? क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी को डैमेज कर रहे हैं। जो जॉन स्टर्ट मिल है, क्रिटिसिज्म में इनके लिए क्या आता है? ये क्रिश्चियनिटी को डैमेज करने की, क्रिश्चियनिटी जो है उसमें डिवोर्स को नहीं प्रमोट किया जाता है। तो ये बोलते हैं, जो क्रिटिसिज्म में पॉइंट आता है कि जो जॉन स्टर्ट मिल है वो डिवोर्स को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस है, ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस है, वो ये नहीं सोच रहे हैं जॉन स्टर्ट मिल, वो सिर्फ वीमेन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और वो सोसाइटी को फॉरगेटफुल कर रहे हैं। मतलब सोसाइटी को भूल गए हैं, जो कम्युनिटी के बिलीफ है, एक्शन है, वो सब कुछ भूल गए और सिर्फ वीमेन्स के ऊपर ही, इंडिविजुअल के ऊपर ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला जो ये इन्होंने बहुत ज्यादा वीमेन्स के लिए ऐसे ज्यादा यू कैन से डॉक्ट्राइन्स ला दी हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स ला दिए हैं, बट उन्होंने बोला जो वीमेन है वो इंफीरियर है। जो क्रिटिसिज्म पॉइंट्स थे उनमें उन्होंने क्या बोला? वीमेन जो है वो इंफीरियर है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और वो किसकी अथॉरिटी के अंदर रहती हैं? अपने हस्बैंड की अथॉरिटी के अंदर। किसके अथॉरिटी के अंदर रहती है? अपने हस्बैंड की अथॉरिटी के अंदर रहती हैं। और हार्वर्ड भी इनको बोला जाता है। ये क्या होते हैं? कंजर्वेटिव लॉयर होते हैं। किसके साथ? जॉन स्टर्ट मिल के साथ। और मिल के कंटेम्परेरी है, जिस टाइम पे मिल बॉर्न थे उसी टाइम पे मिल के साथ ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जो मिल है, हार्वर्ड ने क्या बोला? जो मिल है वो ह्यूमन प्रोग्रेस के फैनेटिक है, ह्यूमन प्रोग्रेस के फैन है और वो हार्म कर रहे हैं बाकी लोगों का। वो ह्यूमन प्रोग्रेस चाह रहे हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस तो वो चाह रहे हैं, जो वीमेन है उनको सपोर्ट करना तो चाह रहे हैं, बट ये इन्फिनिटी हार्म जो है वो इन्फिनिटी में ला रहे हैं। भला करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं लोगों का। और इन्होंने बोला कि जो इन्होंने वीमेन्स के राइट बोल रहे हैं ना, ये मतलब फैंसीफुल राइट्स बोल दिए हैं, ऐसे राइट जो कभी वीमेन को मिल ही नहीं सकते, वो राइट इन्होंने बोल दिए हैं। किसने बोला? ये हार्वर्ड ने बोला। और फिर इसके बाद इन्होंने बोला जो हैरियट टेलर थी ना, इनके साथ जॉन स्टर्ट मिल की अडल्ट्री भी थी, क्योंकि हैरियट टेलर की पहले शादी हो चुकी थी, वो उनका आगे हस्बैंड थे, बट इनके साथ इनका जो था वो सेक्सुअल इंटरकोर्स था हैरियट टेलर के साथ। तो इन्होंने बोला ये वीमेन्स की बात कर रहे हैं, वीमेन्स के पॉइंट्स रख रहे हैं, बट इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अडल्ट्री में इंडल्ज थे हैरियट टेलर के साथ। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। तो हमारा टॉपिक जो है वो 4.2 कंप्लीट हो गया है। जॉन स्टर्ट मिल, व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड जेंडर इक्वालिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।